हेलो फ्रेंड्स, एमआईसी ग्रुप में आपका स्वागत है। लॉकडाउन के अंतर्गत आज हम लोग दूसरे चैप्टर का दूसरा पार्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा बैंक के साधन के स्रोत, उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा बैंक के खाते के प्रकार, और बैंक के खाते के प्रकार के अंतर्गत कल हम लोगों ने पढ़ा करेंट अकाउंट। आज हम लोग पढ़ेंगे सेविंग अकाउंट, सिर्फ बचत खाता। हमने समझने के लिए एक बैंक बना दिया है। ये बचत खाता होता क्या है, ये सेविंग अकाउंट बैंक में कौन और कैसे खोलता है, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। हमने कहा इस प्रकार मतलब सेविंग अकाउंट, इस प्रकार के खाते मध्यम वर्ग तथा निम्न आय वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए होते हैं। मतलब इस प्रकार के खाते मध्यम वर्ग तथा निम्न आय वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए बचत बैंक खाता होता है। और बैंक का उद्देश्य होता है कि मध्यम वर्ग तथा निम्न आय वाले व्यक्तियों की अल्प बचतों को प्रोत्साहित करना। मतलब अल्प बचतों को प्रोत्साहित करना, उनको इस तरह से समझाना कि छोटी छोटी बचतों से आप बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं। बैंक का एक ये भी उद्देश्य होता है कि अपने जनता को मितव्ययी बनाना इस सेविंग अकाउंट के माध्यम से। मितव्ययी का मतलब होता है कम खर्चीला, अपव्यय का मतलब होता है अधिक खर्चीला। इस प्रकार हमने जाना कि इस प्रकार के खाते मध्यम तथा निम्न आय वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए होते हैं। इनका उद्देश्य अल्प बचतों को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्तियों को मितव्ययी बनाना। और प्रत्येक बैंक में ऐसे जितने भी कमर्शियल बैंक हैं, इन सभी कमर्शियल बैंकों में सेविंग अकाउंट यानी सेविंग अकाउंट की सबसे ज्यादा संख्या होती है। यानी सेविंग अकाउंट की संख्या सर्वाधिक होती है। यानी कमर्शियल बैंक में अगर खातों की संख्या की बात करें तो सबसे ज्यादा खाता कौन सा खाता है, सेविंग अकाउंट। कुछ विशेषताओं को भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि इस खाते की क्या विशेषताएं हैं। सभी बिंदुओं पर हम लोग ध्यान देंगे कि बचत खाता के अंतर्गत कौन कौन सी सुविधाएं हैं। पहले हम विशेषताओं को देखते हैं। विशेषताएं, ये क्या है विशेषताएं? तो पहला हम इसका विशेषता देख सकते हैं कि खाता कौन खोल सकता है। इसको हम बताने का प्रयास करेंगे। खाता कौन खोल सकता है यानी किसके लिए यह है। तो मैं बता दूं कि 18 वर्ष जिनकी आयु पूरी हो गई हो, यानी हम कह सकते हैं वयस्क, और वो पागल न हो और दिवालिया न हो। मतलब ऐसा व्यक्ति जिनकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी हो, वो पागल न हो और दिवालिया न हो, ऐसे व्यक्ति खाता खोल सकते हैं। लेकिन अवयस्क भी खाता खोल सकता है। अवयस्क जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम हो, अवयस्क भी खाता खोल सकता है। लेकिन इसके संरक्षक के रूप में अभिभावक की जरूरत पड़ती है, और पैसे का लेन देन अभिभावक के ही माध्यम से किया जाता है। जैसे इसकी उम्र 18 साल पूरा हो जाती है तो स्वयं ये संचालन करना शुरू कर देता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई ने एक रूल पास किया 6 मई 2014 को। 6 मई 2014 को एक रूल पास किया, नियम पास किया गया कि सेविंग अकाउंट 10 वर्ष से अधिक के बच्चे भी खोल सकते हैं। मतलब बचत खाता 10 वर्ष से अधिक जिसकी उम्र हो या 10 वर्ष जिसकी उम्र हो, वो भी बचत खाता खोल सकता है और स्वतंत्र रूप से उसका वो संचालन भी कर सकता है, और उसको एटीएम और चेक बुक की भी सुविधाएं प्रदान की जाएगी, वो उसका संचालन कर सकता है। तो इस प्रकार हम देखें कि इस प्रकार के खाते मध्यम तथा निम्न आय वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए होते हैं। इनका उद्देश्य अल्प बचतों को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्तियों को मितव्ययी बनाना। और प्रत्येक बैंक में सबसे ज्यादा जो खाता होता है वो बचत खाता होता है। इस तरह हमने देखे खाता कौन खोल सकता है। दूसरा देखते हैं खाता खोलने की विधि।
दूसरे में हम लोग बात करते हैं कि खाता खोलने की विधि, कैसे खाता खुलता है, खाता खोलने की विधि। जैसा कि हम लोगों ने करंट अकाउंट में कल बताया कि कैसे खाता खुल सकता है, तो सबसे पहले एक आवेदन करना पड़ता है और आवेदन बैंक में मिलता है जो पूरी तरह से वह निःशुल्क होता है। उसके बाद आप घोषणा पत्र होता है जो उसमें भरा जाता है और उसमें आप पूरी तरह से संतुष्ट होंगे कि जितने भी बैंक्स के रूल रेगुलेशन है उनका मैं पालन करूंगा और मैं भली भांति इसको पढ़ लिया हूं। उसके बाद आपका आएगा एक जैसे हम कह सकते हैं कि पहचान पत्र, जो भी वो बैंक 2 4 10 हो वो अपना ऑप्शन रखते हैं, उसमें से कोई हो। आप तो इस समय आधार कार्ड मस्ट हो गया, आधार कार्ड आपके पास है तो खाता खुल सकता है। तो पहचान पत्र, और चौथा है आपको एक जो परिचय दाता की जरूरत पड़ती है, परिचय दाता की जरूरत पड़ती है। फिर मान लीजिए आपको फोटो की जरूरत पड़ेगी। तो इस तरह से आपको परिचय दाता का खाता उस बैंक में हो ताकि सिग्नेचर करके वेरीफाई कर दे कि मैं आपको जानता हूं। और ये मत डरिएगा कि आपने किसी का परिचय कर दिया तो अगर आप बैंक से कोई बिहेव खराब होता है तो हमें उनको पकड़ के लाया जाएगा। परिचय दाता से इसका कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं इनको जानता हूँ, केवल आवेदन पत्र खोलने के लिए वो इस तरह की सुविधाएं होती है। इस तरह से आवेदन पत्र निःशुल्क होता है, घोषणा पत्र भरना पड़ता है, पहचान पत्र कोई लगाना पड़ता है जिसमें पूरा पता हो, पहचान पत्र में जिसमें पूरा पता हो, वर्तमान पता हो, गांव का पता हो या जहां पे रहते हो, जिस तरह से। तो परिचय दाता भी हो गया, फोटो हो गया। तो इस तरह से खाता खोलने की ये विधि होती है। फिर आपको मिलता पासबुक तथा चेकबुक प्राप्त करना। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी विशेषताओं के अंतर्गत पासबुक तथा चेकबुक प्राप्त करना। तीसरा है पासबुक तथा चेकबुक प्राप्त करना। यानी बैंक्स क्या करती है, अपने ग्राहक को जब खाता खुल जाता है तो उसको एक पासबुक देती है, उसके साथ एक चेक बुक देती है। चेक बुक प्राप्त करने के लिए कुछ निम्न शुल्क की जरूरत पड़ती है जो आपके खाते से उतना काट लिया जाता है। तो इस तरह से कर सकते हैं पासबुक तथा आपको चेक बुक भी प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से आप पैसे निकाल सकते हैं। चौथा आपको इस विशेषताएं हम देख सकते हैं धनराशि। धनराशि का मतलब पैसा जमा करना तथा निकालना। धनराशि जमा करना तथा निकालना। देखिए सेविंग अकाउंट में आपको बहुत सारी सुविधाएं हैं। अगर बैंक में जाते हैं, अगर आपको एटीएम से भी वहां पे स्वेप मशीन लगा है, उस माध्यम से भी आप पैसे निकाल सकते हैं और पैसे जमा भी कर सकते हैं। और एक फॉर्म होता है जिसको हम जमा फॉर्म होता है और निकासी फॉर्म होता है, दोनों होता है। पैसे जमा करना है तो जमा फॉर्म पे भर करके आप जमा कर सकते हैं, निकासी करना है तो निकासी फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। अगर आपके पास चेक है, चेक के भी माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि अगर जमा पर्ची के माध्यम से पैसा जमा करना चाहते हैं या निकासी पर्ची के माध्यम से पैसा निकालना चाहते हैं तो जमा के दौरान तो पासबुक की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन निकासी के दौरान आपको उसकी जरूरत पड़ती है। हम एक चीज बताएं कि खाता खोलने के लिए आपको 2-3 सिग्नेचर कराया जाता है ताकि उसी सिग्नेचर से वेरीफाई करके आपके पैसे को दिया जा सके। अगर आपकी सिग्नेचर मैच नहीं करेगा निकासी के दौरान तो आपको पैसे नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर मैंने भूल गया था बताना। तो धनराशि जमा करने का निकालना, यानी एटीएम के माध्यम से निकाल भी सकते हैं, एटीएम के माध्यम से आप जमा भी कर सकते हैं। कि हर खिड़की पे एक स्वेप मशीन रखे हैं बैंक वाले सुविधा के लिए कि फॉर्म ना भरना पड़े, कम समय में जल्दी से उनको वरीयता भी दी जाती है। जमा पर्ची के द्वारा, निकासी पर्ची के द्वारा और चेक के द्वारा पैसे निकाले जाते हैं, पैसे जमा नहीं किए जाएंगे। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जमा पैसे को कैसे निकालता है। ब्याज की गणना की बात करते हैं। 5वां आता है आपका ब्याज की गणना, यानी सेविंग अकाउंट के अंतर्गत ब्याज की गणना कैसे किया जाता है। यानी मैं बताऊं कि पहले जो सेविंग अकाउंट पे ब्याज की गणना 10 तारीख से 30 तारीख के बीच न्यूनतम धनराशि पे की जाती थी। यानी ये बैंक से क्या करता था, 10 से 30 के बीच जो न्यूनतम धनराशि होती थी उसी पे ब्याज की गणना की जाती थी।
लेकिन 2010 में 1 अप्रैल 2010 को 1 अप्रैल 2010 को आरबीआई ने एक गाइडलाइन जारी किया कि सेविंग अकाउंट पे प्रतिदिन के हिसाब से चार्ज जो ब्याज की गणना की जाएगी। जैसे मान लीजिए 2 लाख हमारे खाता में 5 तारीख से 7 तारीख के बीच में रहा तो 2 लाख का हमको ब्याज मिलेगा। 4 लाख रहा तो 4 लाख का ब्याज मिलेगा। 7 से 10 तारीख के बीच में 10 लाख रहा तो 10 लाख का ब्याज मिलेगा। यानी डेली बेस पे उसकी गणना की जाती है। पहले क्या 10 तारीख और 30 तारीख के बीच न्यूनतम राशि पे ब्याज की गणना की जाती थी। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी विशेषताएं, खाता कौन खोल सकता है, खाता खोलने की विधि क्या है, पासबुक चेकबुक प्राप्त करने का क्या मतलब है, धनराशि जमा करना निकासी कैसे कर सकते हैं, ब्याज की गणना कैसे करते हैं, और फिर इसमें 2 लाभ है उसको भी हम बता देते हैं, उस लाभ को भी बताते हैं। उसके बाद इसमें थोड़ा सा एक सुविधाएं हैं उसको भी हम बता देते हैं। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था लाभ, इसकी लाभ क्या है, सेविंग अकाउंट के लाभ क्या होते हैं। यानी लाभ मतलब अल्प बचत जमा करने की सुविधा है। सबसे पहले तो हम देख सकते हैं कि अल्प बचत जमा करने की सुविधा मतलब आपकी छोटी छोटी बचतें हैं, सप्ताह में चाहे जितनी बार जमा करना चाहे तो इसमें पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन निकासी के लिए आपको एक निश्चित समय के लिए पैसे निकाल सकते हैं। यानी एक निश्चित उसमें एक टाइम पीरियड बनाया गया है कि 1 महीने में 4 से 5 बार आप पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन जमा आप चाहे जितनी बार करना चाहे तो जमा कर सकते हैं। जमा करने के लिए आपको कोई प्रतिबंधित नहीं किया गया है, लेकिन निकासी के लिए आपको प्रतिबंध लगाया गया है कि महीने में 4 से 5 बार। लेकिन हमारे पास एटीएम हो जाने की वजह से हम क्या करते हैं, जब जब जरूरत पड़ती है तो उसका 5 से लिमिट हम क्रॉस कर देते हैं। तो लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो क्या करती है बैंक उसका आपसे चार्ज वसूल करती है, क्योंकि आपने लिमिट से अधिक पैसे निकाल लिए हैं तो उसका चार्ज वसूल करती है। नेक्स्ट है इसमें जो दूसरे लाभ के अंतर्गत हम बात करेंगे, चेक तथा निकासी पत्र की सुविधा। चेक तथा निकासी पत्र की सुविधा हमने आपको बताया था, चेक तथा निकासी पत्र की सुविधा यानी आपको जब भी जरूरत पैसे की हो तो आप सेविंग अकाउंट में आप अपने पैसे जो ड्यूरेशन पीरियड है उसके हिसाब से पैसे निकाल सकते हैं। चेक से भी निकाल सकते हैं, अगर निकासी पत्र के द्वारा निकालते हैं तो पासबुक की जरूरत पड़ती है, और चेक से निकालते हैं तो उसमें पासबुक की जरूरत नहीं पड़ती, उसमें सिग्नेचर करेंगे और आपका सिग्नेचर मैच कराया जाए, उससे पैसा आपको दे दिया जाएगा। इसमें क्या है एक चीज और बता दें, इसमें एटीएम की सुविधा है, चेक की सुविधा है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा है, डेबिट कार्ड की सुविधा है, और इसमें ओडी की सुविधा नहीं है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा सेविंग अकाउंट में नहीं प्रदान की जाती है। एटीएम, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आदि की सुविधाएं इस पे प्रदान की जाती है। एक बार और सुन लेते हैं हम। इस प्रकार के खाते मध्यम तथा निम्न आय वाले व्यक्तियों की सुविधा के लिए होते हैं। इनका उद्देश्य अल्प बचतों को प्रोत्साहित करना तथा व्यक्तियों को मितव्ययी बनाना, और प्रत्येक बैंक में सर्वाधिक खाते इसी प्रकार के होते हैं। इसके अंतर्गत आप सप्ताह में जितनी बार पैसे जमा करना चाहे तो पैसे जमा कर सकते हैं, लेकिन आप निकासी की एक निश्चित अवधि होती है, उससे ज्यादा आप ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं। अगर उससे ज्यादा करते हैं तो आपके ऊपर उससे सरचार्ज वसूल किया जाएगा, क्योंकि महीने में 4 से 5 बार आप सेविंग अकाउंट से पैसे जमा निकाल सकते हैं। जमा तो चाहे जितनी भी बार कर सकते हैं, लेकिन एटीएम सुविधा होने की वजह से ग्राहक कई बार पैसे निकाल लेते हैं, जिसके लिए बैंक को क्या करना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन ट्रांसफर करते हैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं वसूल किया जाएगा। एक दिन में, महीने में चाहे जितनी बार पैसे अगर नेट बैंकिंग के थ्रू ट्रांसफर करते हैं उसके लिए चार्ज वसूल नहीं किए जाते हैं, लेकिन अगर आप कैश निकालते हैं तो उसके लिए आपको चार्ज वसूल किए जाते। इस तरह से हमने देखा कि बचत बैंक खाता क्या है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। बचत बैंक के बाद आता है आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट, फिर उसके बाद रिकरिंग अकाउंट, एक 2 और अकाउंट की बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि लॉकडाउन का सभी दोस्त फायदा उठाएं और घर पर बैठें और घर पे रहिए।